और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मोदी किट की भी है। ईद से पहले बीजेपी ने दिल्ली से सौगात मोदी कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मोदी किट बांटेगी। ये किट 32,000 पदाधिकारी बांटेंगे। एक पदाधिकारी की ओर से 100 परिवारों में ये किट बांटी जाएगी। इस किट में सेवैया और ड्राई फ्रूट समेत खाने पीने की दूसरी चीजें होंगी। साथ ही घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा है। यूपी के अलीगढ़ में एक जूस बेचने वाले को इनकम टैक्स विभाग ने 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया है। दुकानदार मोहम्मद रईस को मिले नोटिस में आयकर विभाग ने जल्द इस रकम को जमा करने के लिए भी कहा है। रईस की पत्नी हिना ने बताया कि इस नोटिस से परिवार काफी परेशान है। छोटी सी जूस की दुकान है, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि ये भारी भरकम नोटिस कैसे भेज दिया गया। ऐसे में उन्होंने विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। तो मेरे घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो एक लेटर आया था, जो शनिवार को मैंने लिया था, उसमें देखा था मैंने कि उसमें 7 करोड़ 79 लाख का टैक्स मेरे नाम पर आया है और मैं देख के हक पक हो गया भाई साहब। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल में कुछ पर्यटकों को हुड़दंग बचाना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो गया। इसमें कुछ युवक अटल टनल के अंदर गाड़ी खड़ी करके नाच गाने के साथ साथ पुशअप लगाते भी नजर आए। अब पुलिस ने पर्यटकों की गाड़ी का चालान कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान चलाया। वहां नशा तस्करी के 2 अपराधियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये दोनों अपराधी रिश्ते में भाई हैं और उनके खिलाफ नशा बेचने के 7 मामले दर्ज हैं। वाराणसी कोर्ट के बाहर कुछ वकील झाड़ू लगाते नजर आए। दरअसल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ इसी तरह झाड़ू चलाई जानी चाहिए। तो एक प्रतीकात्मक रूप से जिस प्रकार से समाज की गंदगी को साफ किया जाता है, तो हम न्यायपालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है उसकी सफाई के लिए अधिवक्ता समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया पर छोटी मोटी बीमारियों को लेकर गंभीर और असाध्य बीमारियों पर अधकचरा ज्ञान बांटने वाले वीडियोस की भरमार है। दिक्कत यह है कि जागरूकता के अभाव में हम उन नीम हकीमों की सलाह पर अमल करने लगे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसे लोगों की सलाह पर अमल जानलेवा साबित हो रहा है। पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। यानी मर्ज या रोग की स्थिति में वैद्य, हकीम या परामर्शदाता अगर नादान या मूर्ख किस्म का मिल जाता है तो मरीज की जान पर बनाती है। पुराने जमाने में तो अमूमन आपको स्वयं चलकर वैद्य या हकीम के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में आपके स्मार्टफोन पर रोजाना बेशुमार नीम हकीम नमूदार हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इन नीम हकीमों के पास सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से लेकर टीबी, कैंसर, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसे असाध्य बीमारियों तक को चुटकी बजाकर ठीक कर देने के नुस्खे हैं। सोशल मीडिया के स्वयंभू हकीमों या वैद्यों के पास बेशक कोई अधिकृत डिग्री या फिर कोई शोध ना हो,
लेकिन बड़े बड़े मर्जों के इलाज का नुस्खा इतने आत्मविश्वास से बखारते हैं कि आम लोगों की कौन कहे। कई बार ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाते हैं। पर नीक हकीमों के इन मनगढ़ंत नुस्खों की आजमाइश आपके लिए खतरनाक, यहाँ तक कि जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए हॉर्न बजाकर आपको सचेत और जागरूक करना जरूरी है। केरल के कन्नूर जिले की एक 19 साल की लड़की नीम हकीमों वाले ऐसे ही किसी ऑनलाइन पोर्टल से प्रभावित होकर अपनी जान से हाथ धो चुकी है। दरअसल ये लड़की अपना वजन कम करना चाहती थी और सोशल मीडिया पर वेट लॉस का उपाय सर्च किया तो फटाफट वेट लॉस के लिए वाटर फास्टिंग का नुस्खा किसी यूट्यूब चैनल पर मिल गया। फिर क्या था, चैनल पर बताए गए तरीके के मुताबिक उसने वाटर फास्टिंग शुरू कर दी, ये जाने बगैर कि इसके स्टैंडर्ड मेडिकल नॉर्म्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। पोर्टल के नीम हकीम की सलाह पर अमल करते हुए उसने करीब 1 साल तक ठीक से खाना नहीं खाया। बाद में सुनंदा नाम की इस लड़की को जब कई तरह की दिक्कतें होने लगी तो घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर्स ने कई तरह की जांच पड़ताल के बाद पाया कि 19 साल की ये लड़की ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की गंभीर बीमारी की शिकार हो चुकी है। इस बीमारी की वजह से उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि रिकवरी मुमकिन नहीं थी। इतना ही नहीं, लड़की के शरीर के कई वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे। लाख कोशिशों के बाद भी उस लड़की को बचाया नहीं जा सका। सुनंदा का इलाज करने वाले डॉक्टर के मुताबिक लड़की की कंडीशन बहुत खराब हो जाने के बाद ही पेरेंट्स उसे लेकर अस्पताल आए थे। The patient Sunanda, whose death has created headlines, was under my treatment. Actually, when she came, she was very much emaciated, hardly 20-25 kg weight. She was 18-19 years age. And the history which we got was that the parents told me that after looking at the YouTube, and she started starving herself, hardly taking any food, simply drinking water. So they never cared for that, and days and months went together, and finally when she landed up here in this hospital, her sugar, she had hypoglycemia, sugar was only 45, she had hyponatremia, sodium was only 121, hypokalemia, hypotension and hypoxemia. साफ है कि YouTube पर व्यूज के लिए डाला गया अधकचरे ज्ञान वाला एक वीडियो कन्नूर की सुनंदा के लिए मौत का सबब बन गया। दिक्कत वाटर फास्टिंग में नहीं थी, दिक्कत वाटर फास्टिंग को वैज्ञानिक ढंग से ना समझने की थी। सुनंदा यही काम अगर किसी अधिकृत डॉक्टर या डाइटिशियन की देखरेख में करती तो उसे जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब आप ये जान लीजिए कि वाटर फास्टिंग क्या है और इसे करने का सही तरीका क्या है। एक खास समय के लिए हर तरह का भोजन त्याग कर सिर्फ पानी पर रहना वाटर फास्टिंग कहलाता है। वाटर फास्टिंग से हमारे शरीर में एक खास स्थिति उत्पन्न होती है जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी की स्थिति में शरीर में सिर्फ हेल्दी सेल्स ही बच जाते हैं जिससे हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी अपनाया जाता है। अगर आपको 24 से 72 घंटे तक के लिए वाटर फास्टिंग करनी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा के वाटर फास्टिंग के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपकी बॉडी के तमाम पैरामीटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको इसकी अनुमति दे सकता है। सोशल मीडिया पे डाइट्स फॉलो करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हम सबकी बॉडी बहुत ही अलग है और जब हम डाइटिशियंस डाइट प्लान करते हैं तो हम आपका एज, हाइट, मेडिकल हिस्ट्री, गट हिस्ट्री, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ कंसिडर करते हैं। आपका रूटीन, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड। तो सोशल मीडिया, गूगल पे जितने भी डाइट्स हैं ये बहुत ही जेनेरिक हैं। ये आपके पर्सनल जितनी भी बॉडी प्रॉब्लम्स है उसको नहीं कंसिडर करता। अगर कोई प्रोलॉन्ग वाटर फास्टिंग करता है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकते हैं एंड ऑर्गन शॉक में जा सकता है। तो सोशल मीडिया की डाइट्स डेंजरस है। डॉक्टर के देखरेख में अगर आप सही तरीके से वाटर फास्टिंग करते हैं तो इसके कई फायदे भी हैं। वाटर फास्टिंग
बॉडी डिटॉक्स करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। इससे थोड़े समय के लिए आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को आराम मिल जाता है, शरीर को सेल रिपेयरिंग का मौका मिल जाता है। दिल की सेहत दुरुस्त रखने का भी ये काफी कारगर उपाय है और ओबेसिटी यानी मोटापे के शिकार व्यक्ति को तो फायदा होता ही है। वेट लॉस अगर कोई फॉलो कर रहा है तो नॉट नेसेसरी कि जो क्विक वेट लॉस मिलता है वो फैट लॉस हो। इट कैन ऑल्सो बी मसल लॉस या वाटर लॉस, और ये वेट लॉस शायद सस्टेन भी ना हो। तो जब भी आप अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा एक डाइटिशियन को कंसल्ट करिए, बिकॉज डाइट सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, इसमें आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के हिसाब से सारा डाइट बनाया जाता है। वाटर फास्टिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें। पहले 12 घंटे तक करके देखें, उसके बाद 24 घंटे और इसी तरह धीरे धीरे करके इसे 72 घंटे तक ले जाएं। वाटर फास्टिंग छोड़ते वक्त भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। मसलन इसे छोड़ते वक्त बहुत हेवी या ऑयली डाइट ना लें। पहले लाइट डाइट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे जनरल डाइट पर आए। कुल मिलाकर बात यह है कि आप कोई भी काम शुरू करें तो उसकी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए। जो व्यक्ति अधिकृत ना हो उसकी सलाह पर अमल बिल्कुल ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्यसभा में विपक्ष पर अमित शाह का तंज, कहा 15 से 20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला, जो करना है हमें ही करना। आइए सीधे आपको ले चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में एक बार फिर से तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल आरजेडी नेता हरे रंग की टी शर्ट के साथ सदन में पहुंचे और आरक्षण का मुद्दा उठाया। इसी बीच सीएम नीतीश ने आरजेडी की मंशा पर सवाल खड़े किए। फिर जब राबड़ी देवी उठ खड़ी हुई तो नीतीश ने राबड़ी पर कहा कि लालू यादव ने इन्हें ऐसे ही सीएम बना दिया था। इसी दौरान नाराज आरजेडी सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर सीजेआई की गठित 3 सदस्यों की जांच टीम पहुंची। इस दौरान ये टीम उस स्टोर रूम में गई जहां जले हुए नोट मिलने का दावा किया जा रहा है। इस जांच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। वैसे इसी मसले पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के राज्य स्तर के नेताओं के साथ विशेष बैठक की। इसमें उन्होंने दलितों और दूसरे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इस दौरान मायावती ने बताया कि इस अभियान के तहत गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी ने प्रदेश के कई जिलों में फिर ओबीसी भाईचारा कमेटी का गठन कर दिया है। राज्य में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसको लेकर राहुल गांधी ने बिहार के पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली के इंदिरा भवन में एक बैठक की। इसमें राहुल के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लोकसभा ने मॉनसून सत्र 2025 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक ये कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बीच जेपीसी की एक और बैठक हुई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ चुका है। कुणाल कामरा के माफी ना मांगने की बात के बाद शिंदे गुट के नेता खुलेआम कुणाल कामरा को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसे दुरुपयोग बता रही है। इन सब के बीच विपक्ष सत्ता पक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहा है। हास्य की हदें पार हुई।
महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया और ये बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। न कुणाल कामरा माफी मांगने के लिए तैयार है और न ही सियासतदान माफी देने के मूड में है। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। हमें जो आज दिख रहा है लाइव वो हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बैंक को समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। ये सब किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज को लेकर कामरा बुरी तरह घिरे दिख रहे हैं। उन पर चौतरफा कार्रवाई हो रही है। खार पुलिस थाने ने उनको नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि कामरा मुंबई में नहीं है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। जिस स्टूडियो में एपिसोड रिकॉर्ड हुआ वहां डिमोलिशन एक्शन भी हो रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे के साथ सरकार चला रही बीजेपी के बड़े नेता भी कामरा पर सख्त टिप्पणियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बोलने की आजादी को कुछ लोग देश बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, इनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए? गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना और माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है। एक और शिंदे के समर्थन में बीजेपी नेता अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग न करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कामरा के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। अब एक बात कि वो कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत इससे भी गलीच बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वातंत्र कहा गया। देश की केंद्र की सरकार, उनके ऊपर एक सवाल पूछो बस तो तुम देशद्रोही हो जाते हो। वही तो नीचे जा रहे, परकोलेट हो रहे नीचे। क्यों माफी मांगे हो? क्या उसमें कौन सा वो शब्द, वाक्य तो छोड़ो, एक शब्द बताओ कि जो शब्द गलत है। सच्चाई बताई ना उसने, तो उस पर लगना क्या है? आप गुवाहाटी में नहीं गए थे क्या? गए थे ना, तो फिर क्यों बुरा लगता आपको? जिस तरीके से कामरा के तंज के बाद सियासी तकरार बढ़ी है, उससे सवाल उठता है कि क्या हास्य व्यंग के नाम पर हदें पार की जा सकती है? क्या हमारे राजनेता इतने नाजुक हो गए हैं कि उन पर कोई सियासी टिप्पणी कर दे तो उनके कार्यकर्ता बेकाबू हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को सेंसेक्स महज 33 अंक चढ़कर 78,017 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में मामूली 10 अंकों की तेजी रही और ये 23,669 पर पहुंच गया। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।
सोना 100 रुपए गिर गया। इसके साथ दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 90,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी में भी 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1 लाख रुपए हो गई है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की गिरावट हुई है। रुपए 11 पैसे गिर गया। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब 85 रुपए 72 पैसे हो गई। साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया जल्द ही भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किया की नई ईवी कार का नाम कैरेंस होगा, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत कई और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली में इसी साल बनी बीजेपी सरकार के पहले बजट की, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में दिल्ली वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, दिल्ली सरकार भी इसमें 5 लाख रुपए जोड़ रही है, यानी कि राजधानी में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने के लिए पैसे दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल निर्माण, कनेक्टिविटी सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,043 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी, जहां लोगों को महज 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। राजधानी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए सरकार ने 696 करोड़ देने का फैसला किया है। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक मदद के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के पहले बजट में राजधानी में रहने वालों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, इसको लेकर हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहला सवाल बजट को लेकर यमुना से जुड़ा, क्योंकि 500 करोड़ जो है बजट रखा गया है, लेकिन पुरानी जो सरकार थी वो भी बहुत कुछ मेहनत किया लेकिन नहीं उतर पाए। लगता है ये बजट जो आया है वो पूरा पड़ेगा। पहली बात तो बिल्कुल पूरा पड़ेगा, बहुत सराहनीय है। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना 1 लाख करोड़ का बजट आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर दिल्ली वाले का सीना गदगद हो रहा है। मैं खुद बेसिकली दिल्ली से हूँ, दिल्ली के हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी दिल्ली के थे, तो मैंने 27 साल का सूखा देखा। मैं इंतजार करता था हमारे बीजेपी सरकार को कोई यहाँ पे आए और यमुना के लिए कुछ सोचे। ये देखिए कि 31% इंक्रीज करके दिया, पिछला जो बजट था उससे 31% इंक्रीज होकर के मिला है बजट। तो आप ये देखिए ना, सारा जो स्कीम्स हैं वो सारी फुलफिल होंगी। और देखिए रोड के लिए भी, जैसे कहते थे रोड हर जगह खड्डे खड्डे हैं दिल्ली में, तो वो रोड का विकास होने के लिए 3850 रुपए का जो करोड़ का जो बजट है वो पूरी दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए बहुत अच्छा है। देखो, इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि ये दिल्ली के विकास को ध्यान में रख के बनाया हुआ एक नपा तुला बजट है। चाहे वो जमुना की सफाई को ले लो, चाहे रोडों को ले लो, चाहे महिलाओं के विकास को या शिक्षा को लेके देख लो। लेकिन ये जो आप जल भराव की बात कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इतना जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन काफी सुधार होगा, ऐसा हमको लगता है। कहीं न कहीं दृश्य ये बात है, जो प्रोजेक्ट को जमीन पर नहीं उतारा जाता। आप हवा में बजट तो पास करवा ले, 100 करोड़ का बजट आया है, लेकिन जमीन पर कितना उतरेगा वो चीज हम देखेंगे ना। भाई बजट से नहीं हो जाएगा। हमारा बजट कितना आया, 100 करोड़ आया, हमसे उसे लेना देना नहीं। हम जो जमीन पर अगर जो उतरेगा उस चीज को आप देखोगे। अभी सरकार ने ये बोला, जो मैंने ये स्कूल 10 हॉस्पिटल बनाएंगे, 10 हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, उसमें टीचर की बहाली करेंगे, तो वो देखने पड़ेंगे। पहले हो रहा है काम, नहीं, ये बजट से नहीं होता। बहुत बहुत बधाई इन लोगों की तरफ से दिल्ली सरकार को। जो बजट आया है वाकई में इन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा, और 5 साल का वक्त है। धीरे धीरे करके सरकार भी काम करे, दिल्ली की जनता भी काम करे, तभी जो ये विकसित दिल्ली के नारे से जो शुरुआत हुई थी वो वाकई में विकसित हो पाएगी। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे। व्हाट्सएप पर जल्द नया फीचर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
मोटोरोला जल्द अपने यूजर्स को एक तोहफा देगी। दरअसल वो 2 अप्रैल को नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 60 फ्यूजन लॉन्च कर सकती है। इसमें AI समेत कई फीचर मिलेंगे। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 56,000 रुपए हो सकती है। इसमें 8 GB और 12 GB रैम के 2 वेरिएंट्स होंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की टीम ने लोन के नाम पर हो रही साइबर धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी लेटर वायरल है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 17 लाख के सरकारी लोन के लिए 51,000 रुपए लिए जाएंगे। लेकिन PIB ने साफ किया कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय इस तरह के लोन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता। व्हाट्सएप जल्द अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश करेगी। कहा जा रहा है कि वो एक म्यूजिक शेयरिंग फीचर लाने की तैयारी में है। इसके तहत व्हाट्सएप स्टेटस पर अब सीधे गाने शेयर किए जा सकेंगे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अनोखे पुल की करेंगे, जहां ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठा कर नदी पर 108 फीट लंबा अपना पुल बनाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन की मदद के बिना बन रहे इस पुल के लिए कोई गिट्टी, कोई सीमेंट बालू तो कोई सरिया देकर अपना योगदान दे रहा है। यूपी के गाजीपुर के क्यामपुर छावनी गांव में नदी पार करना इतना आसान नहीं है। बस यही बांस का एक पुल है और इसी पुल से जान हथेली पर रखकर आना जाना है। यहाँ के लोगों ने कई बार सरकार से मंगई नदी पर पुल के लिए गुहार लगाई, अफसरों के दफ्तर में अर्जी लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और तय कर लिया कि वो खुद नदी पर अपने खर्चे से पक्का पुल बनाएंगे। गांव वालों के पैसे से यहां पक्के पुल की पहल गांव के रिटायर्ड आर्मी जवान रविंद्र यादव ने की। सारे गांव ने चंदा इकट्ठा किया। 25 फरवरी 2024 को पुल का खुद शिलान्यास कर दिया। इस ब्रिज का नाम गांव वालों ने अपना पुल रखा, ताकि गांव वालों के पैसे से बने इस पुल को गांव में आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आज ये पुल आधा बनकर तैयार है और ये पुल गाँव वालों के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। गाजीपुर के इस गाँव के लिए ये पुल कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बन जाने से जिला मुख्यालय से गांव की दूरी 10 से 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गांव वालों का कहना है कि पास में ही जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का गांव भी पड़ता है और पुल बन जाने से उस गांव को भी फायदा होगा। फिलहाल इस पुल का काम सेना के इंजीनियरिंग कोर से रिटायर्ड रविंद्र यादव की देखरेख में चल रहा है और अब ये पुल तेजी से आकार ले रहा है। उस आदमी को त्याग मानूंगा जो मिलिट्री से रिटायर होकर और 10 लाख देने का काम किया और उस पुल का नींव को शेखर जी को बुलाकर शिलान्यास भी किया, रविंद्र यादव। और उसके बाद ये जनता में संदेश गया, ये बढ़िया काम इस क्षेत्र का हो रहा है और इस पुल के बन जाने से कम गाजीपुर जाने के लिए, माने गाजीपुर में तमाम सुविधा है क्षेत्र के लिए, 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जो पहले 47 से अब तक जो जनता जाती थी वो 40 किलोमीटर तय करके गाजीपुर पहुंचती थी। आज इस पुल बन जाने के कारण सबसे बच्चों को जो सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए, गाजीपुर हॉस्पिटल जाने के लिए, गाजीपुर मुख्यालय जाने के लिए 40 किलोमीटर और समय का जो बचत होगा वो बहुत अपने आप में एक उपलब्धि होगा। गाजीपुर में मंगई नदी पर गांव वालों के चंदे से बन रहा यह पुल 108 फीट लंबा है। इस पुल को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा गांव जुटा है। कोई इस पुल के लिए सरिया दे रहा है तो कुछ लोग इसके लिए गिट्टी जुटा रहे हैं। लेकिन खबरों के आने के बाद इस पुल को लेकर इलाके में पॉलिटिक्स भी हो रही है। चूँकि आगे ये पुल पब्लिक के इस्तेमाल में आना है, लिहाजा इसकी जाँच करने की बात भी चल रही है। उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया। तो चूंकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे,
और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है। तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या ये PWD के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो, इसको हम लोग चेक कराएं। गाजीपुर का ये पुल गांव वालों की हिम्मत की मिसाल बन गया है। 2024 से अब तक ये पुल आधा बनकर तैयार है। गांव वालों को यकीन है कि उनकी मेहनत और एकजुटता से एक न एक दिन ये पुल सीना तान कर खड़ा हो जाएगा और उनकी दुश्वारियां कम हो जाएंगी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।